क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस था। व्हाइट बोर्ड पर मार्कर की रगड़ के सिवा कोई आवाज नहीं थी। प्रोफेसर आर्यन शाह इकोनॉमिक्स का एक पेचीदा ग्राफ समझा रहे थे कि अचानक दरवाजा धड़ाम से खुला। सारी क्लास की गर्दनें दरवाजे की तरफ मुड़ गई। वहां जिया सिकंदर खड़ी थी, शानों पर ढीला ढाला बैग लटकाए, चेहरे पर हवाइयां उड़ने के बजाय एक बेपरवाह सी मुस्कुराहट सजी हुई थी। आर्यन ने मारकर वहीं रोका और कलाई पर बंधी कड़ी घड़ी देखी और फिर सैत लहजे में कहा, मिस जिया सिकंदर, क्लास खत्म होने में सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। आप अब तशरीफ ला रही हैं? जिया ने बड़े इत्मीनान से क्लास में कदम रखा और मासूमियत से बोली, सॉरी सर, दरअसल आज एक बहुत बड़ा साना हो गया, तो मैं शायद आज आती ही ना, मगर तालीम की मोहब्बत मुझे यहाँ खींच लाई। आर्यन ने एक भावना उचका कर उसे देखा। वो जानता था कि ये लड़की फिर कोई नया ड्रामा करेगी। कौन सा साना? आर्यन ने बाजू सीने पर बांध दिया। जिया ने एक लंबी आह भरी अपनी आंखें रगड़ते हुए गुलगुले लहजे में बोली, सर, मेरी मामा की टोमी का इंतकाल हो गया है। घर में सफ़े मातम बिछी हुई है। मामा का रो रो कर बुरा हाल था, इसलिए मुझे दिलासा देने के लिए रुकना पड़ा। पूरी क्लास के लबों पर मुस्कुराहट मचलने लगी। लड़के डेस्क के नीचे मुंह छुपाकर हंसने लगे, जबकि लड़कियां हैरत से जिया की अदाकारी देख रही थी। आर्यन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो अच्छी तरह जानता था कि सामने खड़ी ये लड़की शहर के मारूफ बिजनेसमैन सिकंदर हयात की इकलौती और बिगड़ी हुई बेटी है। मगर जिया ये नहीं जानती थी कि सामने खड़ा शख्स कोई आम प्रोफेसर नहीं, बल्कि एसपी आर्यन शाह, जो इस यूनिवर्सिटी में खास मिशन पर बेस बदल कर आया है। उसकी बर्दाश्त का मादा वैसे ही कम था, और ऊपर से ये फजूल मजाक। इससे पहले कि आर्यन कोई सख्त एक्शन लेता और उसे बाहर निकालता, जिया ने अपनी मुकम्मल बात की। सर, आप पढ़ाना शुरू करें, मैं बैठ जाती हूँ। वैसे भी टोमी की रूह को इस साले सवाब के लिए दुआ तो मैं बाद में भी हो सकती है ना। मिस जिया, आर्यन दहाड़ा। उसकी आवाज की गूंज से क्लास में मौजूद हंसी की लहर फौरन थम गई। क्या आपको क्लासरूम कोई कॉमेडी थिएटर लगता है? टॉमी का इंतकाल? जिया ने फौरन कंधा उचकाया। सर, आपको यकीन नहीं आ रहा, कसम ले ले, वो बेचारा सुबह नाश्ते के वक्त बस एकदम लुढ़क गया। आर्यन का पारा हाई हो चुका था। उसे हाथ में पकड़े डस्टर जोर से मेज पर मारा। धूल का एक बादल उड़ा। गेट आउट। उसे उंगली से दरवाजे की तरफ इशारा किया। मेरी क्लास में लेट आने वालों और नॉन सीरियस बातें करने वालों की कोई जगह नहीं है। बाहर निकल जाए। जिया को जरा भी शर्मिंदगी नहीं हुई। उल्टा उसने बड़े आराम से अपने बैग का पट्टा ठीक किया और मुड़ते हुए बोली, ओके सर, वैसे भी मुझे टॉमी के स्वयं का इंतजाम करना था। आपका मूड देखकर लगता है कि आपने ताज़ियत नहीं करनी। अल्लाह हाफिज। वो जितने इत्मीनान से आई थी उतने ही इत्मीनान से बाहर निकल गए, जैसे उसे क्लास से निकाले जाने का कोई मलाल ही ना हो। क्लास में सुनाटा छा गया। तलबा सहमे हुए प्रोफेसर आर्यन को देख रहे थे, जिसका बस नहीं चल रहा था कि वो कुछ तोड़ फोड़ दे। आर्यन ने गहरा सांस लिया और खुद को पुरसुकून किया। उसे अपना कवर बरकरार रखना था। वो यहाँ तलबा से लड़ने नहीं, बल्कि यूनिवर्सिटी में फैले ड्रग्स माफिया के नेटवर्क को तोड़ने आया था। 28 साल आर्यन शाह, जो पुलिस डिपार्टमेंट का सबसे निडर और जहीन ऑफिसर माना जाता था, आज एक 20 साल लड़की के हाथों जिद हो गया था। उसे सख्त मिजाज और संजीदा रहना पड़ता था ताकि कोई उसकी असलियत न जान सके। मगर जिया सिकंदर उसके आसाब पर सवार होती जा रही थी। दूसरी तरफ जिया क्लास से निकलकर सीधा कैंटीन की तरफ बढ़ी। कैंटीन उसकी पसंदीदा जगह थी, जहां वो अपने दोस्तों के झुरमुट में बैठकर किरकिर लगाती थी। वहां बैठते उसने अपना बैग कुर्सी पर फेंका और जोर से बोली, यार, ये नया प्रोफेसर कितना खड़ूस है। कसम से जरा सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है बंदे में। उसकी सहेली सारा ने हंसते हुए पूछा, फिर क्या हुआ? तुमने कौन सी नई कहानी सुनाई है? जिया ने आंख दबाते हुए कहा, वही पुरानी टोमी वाली। बेचारा प्रोफेसर समझ रहा था सच में कोई मर गया है। शक्ल दिखने वाली थी उसकी। वो सब हंसने लगे। जिया को पढ़ाई से ज्यादा कैंटीन में बैठने और नए प्रोफेसर्स को तंग करने में मजा आता था। वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने की आदी थी। उसे अंदाजा ही नहीं था कि जिस शख्स को वो बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है, वो हकीकत में कितना खतरनाक और जहीन है। अभी वो अपने फतह के शादियाने बजा ही रही थी कि उसे अपने सर पर एक साया सा मंडलाता महसूस हुआ। कैंटीन में अचानक खामोशी छा गई। जिया ने बर्गर का निवाला मुंह में रखा और मुड़कर देखा। उसकी हालत में नवाला फंस गया। सामने प्रोफेसर आर्यन शाह खड़ा था, एक हाथ जेब में और दूसरे में कॉफी का मग। उसकी गहरी स्याह आंखें सीधी जिया के चेहरे पर जमी थी। आर्यन के लबों पर एक तंजिया मुस्कुराहट थी। आहिस्ता से झुका और जिया के कान के करीब आकर धीमी मगर काटदार आवाज में बोला, मिस जिया, मुझे खुशी है कि आपका गम इतनी जल्दी गलत हो गया।
वैसे मैंने सोचा मैं आपको बता दूं कि अगली बार आपने मेरी क्लास का माहौल खराब किया तो मैं आपको सिर्फ क्लास से नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी से ही रेस्टिकेट कर दूंगा। और ये मेरी वार्निंग है। जिया ने मुश्किल निवाला निकला। पहली बार उसे किसी की आंखों में देखकर घबराहट हुई थी। आर्यन ने सीधे होकर कॉफी का घूंट पड़ा और वहां से चला गया। जिया ने उसे जाते हुए देखा। खौफ के साथ साथ उसके अंदर एक अजीब सी जिद भी जाग उठी थी। रेस्टिकेट? उसने आहिस्ता से दोहराया। देखते हैं प्रोफेसर साहब, अब तो मुकाबला शुरू हुआ है। उसके जहन में एक नया और मजीद शरीर प्लान बन रहा था। अगली सुबह यूनिवर्सिटी का माहौल खुशगवार था, लेकिन प्रोफेसर आर्यन शाह का मूड कतई खुशगवार नहीं था। कल कैंटीन में जिया को वार्निंग देने के बाद उसे उम्मीद थी कि वो सुधर जाएगी या कम से कम उसके रास्ते से हट जाएगी, मगर वो नहीं जानता था कि जिया सिकंदर को चैलेंजेस बहुत पसंद है, खास तौर पर जब सामने वाला फरीक आर्यन जैसा अकड़ू प्रोफेसर हो। आर्यन क्लासरूम में मौजूद था। आज वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के असूल समझा रहा था। उसने ग्रे रंग का सूट पहन रखा था और वो हमेशा की तरह नहायत बारोब और संजीदा लग रहा था। क्लास में मुकम्मल खामोशी थी और तलबा नोट्स लेने में मसरूफ थे। अचानक बाहर पार्किंग लॉट से किसी की गाड़ी के अलार्म बजने की तेज आवाज आई। आर्यन ने लेक्चर रोक लिया। आवाज मुसलसल आ रही थी और ये आवाज उसे बहुत जानी पहचाने लगी। ये उसकी अपनी गाड़ी का सिक्योरिटी अलार्म था। उसे झिझलाकर मार्कोन को मेज पर मारा और खिड़की के करीब जाकर पर्दा हटाया। दूसरी मंजिल से पार्किंग का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। उसकी स्याह रंग की होंडा सिविक के पास कोई खड़ा था। आर्यन ने आंखें सुकेड़ कर देखा। वो कोई और नहीं बल्कि जिया सिकंदर थी। जिया बड़े इत्मीनान से गाड़ी का बोनट पर हाथ फेर रही थी, जैसे गाड़ी का मुआयना कर रही हो। ये लड़की बात नहीं आएगी। आर्यन बुड़बुड़ाया और उससे फौरन क्लास से बाहर की तरफ वो भागा। क्लास डिसमिस। उसे जते हुए दरवाजे से आवाज लगाई और राहदारी में लंबे लंबे डग बढ़ता हुआ सीढ़ियां उतरने लगा। जब वो हफ्ता वो पार्किंग में पहुंचा तो अलार्म अभी तक बज रहा था। उसने रिमोट से अलार्म बंद किया और गसीली नजरों से जिया को देखा, जो अब गाड़ी के पिछले टायर के पास झुकी हुई कुछ देख रही थी। मिस जिया? आर्यन की आवाज में भला की गर्ज थी। जिया उछल कर सीधी खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर खौफ की बजाय एक मासूम सी हैरत थी। ओ सर, आप क्लास छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हैं? उसे ऐसे पूछा जैसे आर्यन का यहाँ होना अजीब हो। आर्यन ने दांत पीसते उसके करीब जाकर कहा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए। आप मेरी गाड़ी के पास क्या कर रही हैं? और ये अलार्म क्यों बज रहा था? जिया ने बड़े सुकून से अपने दुपट्टे का पल्लू दुरुस्त किया और गाड़ी के पिछले टायर की तरफ इशारा करते हुए बोली, सर, मैं तो बस यहाँ से गुजर ही रही थी कि आपकी गाड़ी ने चीखना शुरू कर दिया। मुझे लगा शायद कोई तकलीफ में है, इसलिए मैंने एक जिम्मेदार तालिब इल्म होने के नाते चेकअप करना जरूरी समझा। चेक? आर्यन ने भवें उचकाई। अब कब से मैकेनिक बन गई? सर, मैकेनिक नहीं, मैं तो सिर्फ तशखीस कर रही थी। जिया ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा, और तशखीस ये है कि आपकी गाड़ी को भी वायरस लग गया है। क्या मतलब? आर्यन का माथा झटका। जिया ने मासूमियत से गाड़ी के पिछले दोनों टायरों की तरफ इशारा किया। आर्यन ने नजरें झुकाकर देखा तो उसका खून खौल उठा। गाड़ी के दोनों पिछले टायर मुकम्मल तौर पर जमीन से लगे हुए थे। उनकी हवा निकली हुई थी। आर्यन ने मुट्ठी बिजी और जिया की तरफ देखा। ये किसने किया? मैंने कहा ना सर। जिया ने संजीदगी से कहा, ये टोमी वाला वायरस है। कल मेरी बिल्ली को भी हुआ, आज आपकी गाड़ी को हो गया। देखे ना बेचारी गाड़ी के पाँव, मेरा मतलब है टायर बिल्कुल लड़ाल हो गए। आर्यन का दिल चाह के अपना सर पीट ले। ये लड़की उसके मुंह पर झूठ बोल रही थी, वो भी इतनी सफाई से। मिस जिया, आप जानती हैं कि मैं पुलिस। वो कहते कहते रुक गया। वो जोश में आकर अपनी असलियत बताने ही वाला था कि उसने गहरा सांस और खुद को याद दिलाया कि वो प्रोफेसर है। मैं पुलिस को रिपोर्ट कर सकता हूँ। यूनिवर्सिटी में तलबा उस्ताद की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसे जुमला बदला। जिया मुस्कुराई। सर, सबूत कहाँ है? मैं तो बस हमदर्दी कर रही थी, उल्टा आप मुझे ही इल्जाम लगा रहे हैं। ये तो भाई नेकी बर्बाद गुनाह लाजिम वाली बात हो गई। आर्यन ने उसे घूरा। आपकी हमदर्दी मुझे बहुत महंगी पड़ रही है। अब अगर आप यहाँ से नहीं गई तो मैं प्रिंसिपल पॉल को भी कॉल करूंगा। जिया ने दोनों हाथ हवा में उठा दिया। ओके ओके सर, जा रही हूँ। वैसे एक मुखलिसाना मशवरा दो। आर्यन ने उसे सवालिया नजरों से देखा। अगली बार गाड़ी को वैक्सीन लगवा कर लाइएगा। मौसम बहुत खराब चल रहा है। ये कहकर जिया खिलखिलाकर हंसती वहां से भाग गई और आर्यन वही खड़ा उसे जाता देखता रहा।
और उसका दिल कर रहा था कि वो अभी इस लड़की को हथकड़ी लगा दे। एक एसपी जिससे बड़े-बड़े मुजरिम कामते थे, एक लड़की उसके हाथों से वो बेबस खड़ा था। उसे झुककर टायर चेक किए, दोनों टायरों में किसी नोकीली चीज से सुराख किए गए थे। जिया सिकंदर। आर्यन ने जेरलक उसका नाम लिया। तुमने गलत आदमी से पंगा लिया है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि सबक कैसे सिखाया जाता है। वो कोट उतारकर आस्तीनें फोल्ड करने लगा ताकि टायर बदल सके। धूप तेज हो रही थी और आर्यन का गुस्सा उससे भी ज्यादा तेज था, मगर कहीं ना कहीं उसके दिल के किसी गोशे में उस नडर, उस शोक लड़की के लिए एक अजीब सी दिलचस्पी भी पैदा हो रही थी। वो बिगड़ी हुई जरूर थी मगर बेवकूफ नहीं। आर्यन ने जैक निकालते हुए सोचा, अब उसे जिया पर भी नजर रखनी होगी। मिशन के साथ साथ ये भी एक नया बहास खुल गया था। शाम को जब आर्यन घर जाने के लिए निकला तो वो थका हुआ था। टायर बदलने में उसका हुलिया बिगड़ चुका था। वो भी गेट से बाहर निकला ही था कि उसे जिया अपनी सहेलियों के साथ जाती दिखाई दी। उसने आर्यन को देखा और हाथ हिलाकर बुलंद आवाज में कहा, सर, गाड़ी की तबीयत अब कैसी है? आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। वो जानता था कि ये जंग अब शुरू हो चुकी है और वो हार मानने वालों में से नहीं था, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि अगली मुलाकात एक ऐसे मुकाम पर होगी जहां दोनों के मास्क उतर जाएंगे। रात के 12 बज चुके थे। यूनिवर्सिटी की वसी और इस इमारत तरीकी में डूबी हुई थी, सिवाय चंद कॉरिडोर्स के जहां मदम इमरजेंसी लाइट से चल रही थी। खामोशी इतनी थी कि हवा के गुजरने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। आर्यन शायद इस वक्त प्रोफेसर के रूप में नहीं था। उसे स्याह रंग का हुडी और ट्राउजर पहन रखा था और पाँव में खामोश सिवल वाले जूते थे। वो किसी साई की तरह केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ पढ़ रहा था। उसकी खुफिया मालूमात के मुताबिक आज रात लैब में कुछ मशकूक सरगर्मियां होने वाली थी और वही सही एहतियात से चलता कॉरिडोर के मोड़ पर पहुंचा ताकि अचानक से उसे दूसरी तरफ से किसी के भागते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। आर्यन फौरन चौंकना हो गया। उससे पहले कि वो चिपटा, एक नाजुक सा वजूद अंधेरे में सीधा उससे आ टकराया। आर्यन का रद्देमल बिजली की सी तेजी वाला था। उसे एक ही झटके में सामने वाले शख्स को दबोचा, घुमाया और साथ वाली दीवार के साथ लगा दिया। उसका एक हाथ उस शख्स के मुंह पर था ताकि वो चीख न सके और दूसरा बाजू पर। शोर मत करना वरना। आर्यन ने दबी खतरनाक आवाज में वार्निंग दी, लेकिन उसी लम्हे खिड़की से छनकर आने वाली चांदी उस अजनबी के चेहरे पर पड़ी। आर्यन की आंखें हैरत से फैल गई। वो कोई खतरनाक मुजरिम नहीं बल्कि जिया सिकंदर थी। जिया की आंखें खौफ से फटी हुई थी और वो जोर जोर से सांस ले रही थी। आर्यन ने फौरन उसके मुंह पर हाथ हटा और पीछे हटा। तुम? आर्यन ने बेयकीनी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिया ने लंबा सांस लिया और अपने गले पर हाथ रखा, जैसे यकीन कर रही हूँ कि आवाज अभी बाकी है। फिर उसने आंखें सुकेड़ कर अंधेरे में आर्यन को देखा। प्रोफेसर आर्यन? उसकी आवाज में हैरत का झटका था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये? उसे आर्यन के काले कपड़ों की तरफ इशारा किया। ये चोरों वाला गेटअप क्यों बनाया हुआ है? आर्यन सटपट आ गया। एक पल के लिए वो भूल ही गया कि एक मिशन पर है वो। अपनी जुबान का लगाम दो मिस जिया। आर्यन ने रूप झाड़ने की कोशिश की। मैं यहाँ यहाँ किसी इंपॉर्टेंट पेपर्स चेक करने के लिए रुक गया था और अब जा रहा हूँ। जिया ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और एक अबरू चुकाई। उसका खौफ अब हैरत और शक में बदल चुका था। पेपर्स? रात के 12 बजे, वो भी अंधेरे में? और सबसे बड़ी बात, उसने एक कदम आगे बढ़ाया, इकोनॉमिक्स के पेपर्स केमिस्ट्री लैब के बाहर कब से चेक होने लगे? आर्यन ने लाजवाब उसका बात पर लाजवाब हो गया। ये लड़की वला की ज़हीन थी। उसे फौरन पैंतरा बदला और हमले को दफा का बेहतरीन तरीका समझा। मैं तुम्हें अपनी सफाई देने का पाबंद नहीं हूँ। तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये यूनिवर्सिटी के असूल तुम्हें मालूम नहीं? ये ट्रेस पासिंग है। मैं अभी सिक्योरिटी को बुला सकता हूँ। जिया जरा भी नहीं घबराई। उसे दीवार के साथ एक लगा और इत्मीनान से बोले, सर, सिक्योरिटी तो रहने ही दे। अगर उन्होंने आपको इस हुलिये में देख लिया तो फिर प्रोफेसर बाद में समझेंगे, पहले वो 2-4 डंडे लगा देंगे। आर्यन ने दांत पीसे। तुम्हारी बदतमीजी हद से बढ़ रही है। सीधा जवाब तो यहाँ क्यों आई थी? ओहो सर। जिया ने बैग से कुछ रंग बिरंगे रिबन निकालकर दिखाए। मेरी बेस्ट फ्रेंड की कल बर्थडे है। मैं उसे सरप्राइज देने के लिए क्लासरूम डेकोरेट करने आई थी। चौकीदार चाचा से परमिशन लेकर। मैं कुछ चोरी करने नहीं आई थी आपकी तरह। मैं चोरी नहीं कर रहा। आर्यन ने गुस्से से कहा, और खबरदार जो मेरे बारे में कोई गलत बात की। उस समय दोनों के दरमियान खामोशी छा गई।
चांदनी में जिया का चेहरा दमक रहा था। आर्यन को पहली बार एहसास हुआ कि वो सिर्फ शरीर ही नहीं, बेहद हसीन भी है। उसकी भी बड़ी बड़ी आंखों में शरारत की चमक थी, जो इस अंधेरे में भी वासिया थी। आर्यन की दिल की धड़कन एक पल के लिए बेतरतीब हुई, जिसे उसने फौरन झटक दिया। अभी और इसी वक्त घर जाओ, आर्यन ने सख्ती से कहा। और अगर किसी को बताया कि मैं यहाँ था तो याद रखना, मेरा नाम आर्यन शाह है। मैं तुम्हारा वो आशा करूंगा कि तुम यूनिवर्सिटी का रास्ता भूल जाओगी। जिया ने मुस्कुराकर सर हिलाया। ओके सर, समझ गई। ये हमारा टॉप सीक्रेट है। वैसे एक बात कहूँ, आर्यन ने सवालिया नजरों से उसे देखा। आप गुस्से में ज्यादा हैंडसम लगता है, बिल्कुल किसी विलन की तरह। ये कहकर जिया वहां से भाग खड़ी हुई। आर्यन उसे जाते हुए देखा। उसके लबों पर बेइख्तियार एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, जिसे उसने फौरन छुपा लिया। जिया मेन गेट की तरफ भागी। भाग तो गई, लेकिन उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। पेपर्स चेक कर रहे थे। माय फुट, वो बुड़बुड़ाई। प्रोफेसर साहब की दाल में कुछ काला तो है। पूरी दाल ही जैसे काली है। काले कपड़े, केमिस्ट्री लैब, और वो भी इतनी रात को। अपनी गाड़ी में बैठी उस ड्रिंक पर हाथ मारा। जिया सिकंदर, तुम्हें पता लगाना होगा कि ये खड़ूस प्रोफेसर आखिर है कौन। कि यूनिवर्सिटी में बम फिट करने तो नहीं आया। उसने फैसला कर लिया था कि वो प्रोफेसर आर्यन की जासूसी करेगी। वो नहीं जानती थी कि वो आग से खेलने जा रही है, लेकिन जिया को तो आग से खेलने का शौक था। दूसरी तरफ आर्यन ने सुकून का सांस लिया। बाल बाल बच गया। सो सोचा, ये लड़की मेरे मिशन के लिए खतरा बन सकती है। मुझे इससे दूर रहना होगा, या फिर इसे अपने काबू में रखना होगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि काबू पाने के लिए इस खेल में वो अपना दिल हार बैठेगा। यूनिवर्सिटी का ग्राउंड आज किसी मैदान जंग से कम नहीं लग रहा था। स्पोर्ट्स वीक का आखिरी दिन था, और सबसे अहम इवेंट यानी उस्ताजा मुकाबला तलबा का दोस्ताना क्रिकेट मैच जारी था। तलबा की टीम की हालत पतली थी। आखिर ओवर था और जीतने के लिए 12 रन दरकार थे। क्रेज पर जिया सिकंदर मौजूद थी, और सामने बॉलिंग के लिए कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर आर्यन शाह खड़े थे। आर्यन ने व्हाइट कट पहन रखी थी और आंखों पर स्याह चश्मा लगाया था। किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। ग्राउंड में मौजूद आधी से ज्यादा तलबा मैच देखने की वजह सिर्फ आर्यन को देख रही थी। जिया ने बल्ला मजबूती से थामा और आर्यन को घूरा। आर्यन ने पहली बाल करवाने से पहले एक तंजिया मुस्कुराहट उछाली। मिस जिया, ये इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं है, यहाँ गेस करके पास हो जाएंगी। यहाँ फोकस चाहिए होता है। आर्यन ने आवाज लगाई। जिया ने फौरन जवाब दिया, सर आप फिक्र न करें, मैं प्रैक्टिकल में बहुत अच्छी हूँ। बस आप जरा संभल कर रहिएगा, मेरी शॉट अक्सर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। आर्यन ने रन अप लिया और पहली गेंद फेंकी। गेंद तेजी से जिया के पास से गुजर गई। ओ, आर्यन ने अफसोस का ड्रामा करते हुए कहा, लगता हवा का दबाव ज्यादा था। अगली गेंद कराए सर, बातें कम बनाए। जिया ने झिंझला कर कहा। दूसरी गेंद पर जिया ने जोर से बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद सिर्फ किनारे से टकराकर वहीं गिर गई। आर्यन हंस पड़ा। रहने दे मिस जिया, आपसे नहीं हो पाएगा। क्यों खुद को थका रही है, हार मान ले। वैसे भी आपको हारने की आदत डाल लेनी चाहिए। आर्यन का ये जुमला जिया के दिल पर लगा। उसे पिछले 2 दिनों की सारी खफत याद आ गई। क्लास से निकालना, पार्किंग में डालना, और कल रात लैब के बाहर धमकाना। जिया की आंखों में एक शरारती चमक उभरी। हार मानना तो मैंने सीखा ही नहीं है सर, वो जेर बड़बड़ाई। अगली गेंद के लिए आर्यन भागता हुआ आया। इस बार उसने यार करवाने की कोशिश की। जिया पूरी तरह तैयार थी। उसने गेंद को बाउंड्री की तरफ खेलने के बजाय पूरी ताकत से सीधा शॉट खेला। गेंद हवा में बुलंद हुई, सीधी आर्यन की तरफ आई। आर्यन ने कैच पकड़ने के लिए हाथ उठाया, लेकिन गेंद की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसके हाथों को छूती हुई सीधी इसके दाएं कंधे पर जा लगी। आ आर्यन के मुंह से बेख्तियार चीख निकली, और वो कंधा पकड़कर वहीं बैठ गया। पूरे ग्राउंड में सुनाटा छा गया। एम्पायर और बाकी खिलाड़ी भागते हुए आर्यन की तरफ आए। जिया भी चेहरे पर मसनूई घबराहट सजाए भागती हुई वहां पहुंची। ओ माय गॉड सर, आप ठीक तो है? जिया ने इसके करीब झुकते हुए कहा। उसकी आवाज में फिक्र थी, लेकिन आंखों में बासिया मुस्कुराहट नाच रही थी। आर्यन ने दर्द से कराहते हुए उसे घूरा। तुमने जानबूझकर मारा है ना? तौबा करें सर। जिया ने कानों को हाथ लगाया। मैं तो शॉट मार रही थी, अब आप बीच में आ गए तो मेरा क्या कसूर? मैंने पहले ही कहा था कि संभल कर रहिएगा। वो मजीद झुकी और सिर्फ आर्यन के कान के करीब होकर सरगोशी की। ये पार्किंग लॉट वाली बेइज्जती का बदला था। अब हिसाब बराबर। आर्यन ने हैरत और गुस्से से उसे देखा।
दर्द के बावजूद इस लड़की की हिम्मत पर वो दंग रह गया। तुम बहुत पछताओगे जिया, आर्यन ने दांत पीसते हुए कहा। देखा जाएगा सर, जिया ने मुस्कुराकर सीधे होते बुलंद आवाज में कहा। सॉरी सर, मुझे लगता है कि आपको रिटायर्ड हो जाना चाहिए। सेहत सबसे पहले। आर्यन ने उसकी बात काटते हुए खड़े होने की कोशिश की। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैच अभी खत्म नहीं हुआ। उसे कंधे को घुमाया। दर्द शदीद था लेकिन वो जिया के सामने कमजोर पड़ना नहीं चाहता था। अब देखो मैं क्या करता हूँ। आर्यन ने गेंद दोबारा हाथ में ली। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। अगली 3 गेंदों पर आर्यन ने वो रफ्तार दिखाई कि जिया को गेंद नजर ही ना आई। आखिरी गेंद पर आर्यन ने जिया की मिडल विकेट उड़ा दी। आउट। आर्यन ने जोश में चीख कर कहा और जिया के करीब जाकर रुक गया। जिया ने मुंह बनाया। चलो कोई बात नहीं, मैच तो हार गए, लेकिन उसे मायने नजरों से आर्यन को कंधे को देखा। निशाने पर तो लगा ना। मैच खत्म होने के बाद सब जैसे मुंतशिर हो रहे थे। आर्यन साइड पर खड़ा आइस बैग से कंधे की टिकोर कर रहा था। उसका दोस्त और साथी प्रोफेसर दानियल उसके पास आया। यार, ये लड़की कौन है? उससे तो आज कमाल कर दिया। तुझे हिट पे क्या, फिर तेरी ही बॉलिंग पर आउट होकर मुस्कुरा भी रही थी। आर्यन ने दूर जाती जिया को देखा जो अपनी सहेलियों के साथ हंस रही थी। ये कोई आम स्टूडेंट नहीं है दानियल, ये मुसीबत है, चलती फिरती मुसीबत। लेकिन आर्यन रुका और एक मदन सी मुस्कुराहट उसके लबों पर आई। इसे हैंडल करना मैं जानता हूँ, इसे नहीं मालूम। तो जिसे मुसीबत कह रहा है ना, वो बहुत जल्द उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मसला बनने वाली थी। यूनिवर्सिटी का कैफेटेरिया तलबा के शोर से गूंज रहा था। एक कोने वाली मेज पर जिया अपने दोस्तों सबा और महीन के साथ बैठी बिरयानी के प्लेट से इंसाफ कर रही थी। कल के मैच का किस्सा अभी तक खत्म नहीं था। यार जिया, तुमने तो कमाल ही कर दिया, महीन ने हंसते हुए कहा। तुमने प्रोफेसर आर्यन को वो एक्सप्रेशन देखा था जब बॉल होने लगी? मुझे तो लगा अभी आग उगल देंगे। जिया ने फखर से कॉलर झाड़ने का ड्रामा किया। अरे, वो तो शुक्र करें मैंने रहम खाकर हल्की हीट लगाई थी, वरना प्रोफेसर साहब आज कंधे पर पट्टी बांधे ना अस्पताल में होते। बड़ा रोब है ना इनका। कल सारा रब ग्राउंड में निकल गया। किसी का रोब निकल गया मिस जिया? अचानक पीछे से एक ठहरी हुई भारी आवाज आई। जिया के हलक में बिरयानी का नवाला अटक गया। मेज पर मौजूद सबा और महीन के रंग फक हो गए। जिया ने आहिस्ता से गर्दन मोड़कर देखा। प्रोफेसर आर्यन जो अपनी मखसूस सूट पे मलबूस था, सीने पर हाथ बांधे एन उसके साथ सर पर खड़े होकर। उसके चेहरे पर एक अजीब सी पुरसुकून मुस्कुराहट थी जो गुस्से से ज्यादा खतरनाक लग रही थी। सर आप? जिया ने बमुश्किल नवाला निकला। आप कब आए? जब आप मेरी रहम दिली की किस्से सुना रही थी। आर्यन ने कुर्सी खींची और बिना इजाजत उसके पास बैठ गया। सवार महीन तो डर के मारे वहां से खिसकने के बहाने ढूंढने लगी। वो मैं बस ऐसे ही। जिया पहली बार हकलाई। खैर। आर्यन ने हाथ के इशारे से सर रोका। उसने अपनी जेब से एक फोल्ड की हुई फाइल निकाली और जिया के सामने मेज पर रखी। ठीक है। जिया ने फाइल को मशकूक नजरों से देखा। ये आपकी सजा है, मेरा मतलब आपका इनाम है। आर्यन की आंखों में शरारत चमकी। कल ग्राउंड में आपकी परफॉर्मेंस देखकर मुझे अंदाजा हुआ कि आपके अंदर बहुत एक्स्ट्रा एनर्जी है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे किसी तामीरी काम में लगाया जाए। जिया ने डरते हुए फाइल खोली। ऊपर बड़े बड़े अल्फाज में लिखा था, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजिंग कंपनी। सर, ये अगले हफ्ते यूनिवर्सिटी में होने वाली एनुअल बिजनेस कॉन्फ्रेंस की सारी जिम्मेदारी आप मैं आपको सौंप रहा हूँ। आर्यन ने इत्मीनान से कहा। आप उसकी चीफ ऑर्गेनाइजर है क्या? जिया अपनी जगह से उछल पड़ी। क्या? लेकिन सर, ये तो सीनियर्स का काम है, मैं अकेले कैसे करूंगी? और मेरे अपने फाइनल प्रोजेक्ट्स। ये आपका मसला है ना? आर्यन ने कंधे उचकाए। और हाँ, चूंकि ये बहुत अहम इवेंट है, इसलिए आपको रोजाना दोपहर 2 बजे मेरे ऑफिस आकर प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी होगी। अगर फिर भी गलती हुई, वो थोड़ा आगे झुका और उसकी आवाज धीमी और पुरस्कार थी, तो आपका फाइनल ग्रेड। समझ रही है ना? जिया ने गुस्से से बुरा साफ साफ बदला था। उसे अपने जाल में फंसा रहा था। सर, ये जाती है, आपको अपनी जाती दुश्मनी निकाल रहे हैं। जिया ने एहतजाज किया। दुश्मनी? आर्यन हंस पड़ा। मिस जिया, मैं एक प्रोफेसर हूँ और आप स्टूडेंट, हमारी क्या दुश्मनी हो सकती है? मैं तो बस आपकी सलाहतों को निखारना चाहता हूँ। और फिर वो उठ खड़ा हुआ। जाने से पहले उसने मुड़कर जिया को देखा। और हाँ, 2 बजे का मतलब 2 बजे होता है। मुझे लेट आने वालों से सख्त नफरत है। अगर 1 मिनट भी लेट हुई तो क्या?
जिया भिजवा देंगे क्या? जेल भिजवा देंगे? जिया ने तंसिया अंदाज में पूछा, बगैर ये जाने के मुस्तकबिल में जुमला क्या रंग लाएगा। आर्यन के लबों पर मुस्कुराहट गहरी हुई। फिलहाल तो नहीं, लेकिन अगर काम ठीक ना हुआ तो ये टेंशन जरूर मिल सकती है आपको। बेस्ट ऑफ लक मिस ऑर्गेनाइजर। और फौरन से वहां से चला गया, अपनी जीत का जश्न मनाता हुआ। और जिया गुस्से से पैर पटक कर रह गई। खड़ूस हिटलर खुद को समझता क्या है। जिया बुड़बुड़ाई, जानबूझकर मुझे फंसाया ताकि रोजाना मुझे डांट सके। सबा ने डरते डरते कहा, जिया क्या होगा, इनकार कर दो। इनकार किया तो फेल कर देगा। जिया ने फाइल उठाई और अज़्म से कहा, कोई बात नहीं बेटा आर्यन शाह, अगर तुम प्रोफेसर हो तो मैं भी जिया सिकंदर हूँ। ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज करूंगी कि तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अब तुम देखो मैं करती क्या हूं। लेकिन जिया नहीं जानती थी कि रोजाना की ये मुलाकातें, ये लड़ाई झगड़े और ये रिपोर्टिंग उन दोनों के दरमियान बर्फ पिघलाने का काम करेगी। इस प्रोजेक्ट के बहाने वो आर्यन को और आर्यन उसे करीब से जानने वाले थे। जंग शुरू हो चुकी थी, लेकिन ये जंग दिलों की थी। 2 बजने में अभी 1 मिनट बाकी था। जिया सिकंदर ऑफिस के दरवाजे के बाहर खड़ी गहरी सांस ले रही थी, जैसे किसी शेर की गुचार में दाखिल होने वाली हो। उसने अपने हाथ में पकड़ी फाइलों को दुरुस्त किया, दुपट्टा सेट किया और दरवाजे पर दस्तक दी। कम इन। अंदर से भारी और रूखी जवाब आई। जिया दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। प्रोफेसर आर्यन शाह अपनी कुर्सी पर पुरजमान थे, लैपटॉप की स्क्रीन में मगन थे। उसे सर उठाकर उसे देखने की जहमत नहीं की। गुड आफ्टरनून सर। जिया ने बुलंद आवाज में कहा और कुर्सी खींचकर बैठने लगी। मैंने बैठने का कहा क्या? आर्यन ने नजर स्क्रीन पर जमाते हुए पूछा। जिया जो आधी बैठ चुकी थी फौरन खड़े हो गई। सॉरी सर, मुझे लगा शायद आप मुहज़्ज़ब इंसानों की तरह पेश आएंगे। वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई। कुछ कहा आपने? आर्यन ने ब्रूच खाकर उसे देखा। नहीं सर, मैं कह रही थी कि मैं ठीक हूँ, 2 बजे पहुंची हूँ। रिपोर्ट पेश करूँ क्या? जिया ने मासूमियत से बात की। आर्यन ने कलाई पर घड़ी देखी। 2:30। अब 30 सेकंड लेट है। खैर देखिए, दिखाइए क्या तीर मारा आपने। जिया ने दांत पीसते हुए फाइल उसके सामने रखी। आर्यन ने फाइल खोली और पहली नजर में उसके चेहरे पर नागवारी आई। ये क्या है मिस जिया? उसने कागज उठाया। ये कॉन्फ्रेंस का दावतनामा है या किसी मेहंदी का फंक्शन? इतने रंग बिरंगे फोर्ट्स फोर्ट्स सर, ये आर्टेक्स टच है, इसे जमालियात कहते हैं। आप जैसे अकड़ू, मेरा मतलब संजीदा लोगों को समझ में नहीं आएगा। मुझे प्रोफेशनलिज्म चाहिए। इस सुर्ख और गुलाबी रंग हटाएं, इसे ब्लैक एंड व्हाइट करें। आर्या ने कागज वापस फाइल में फेंका। और ये मेनू, बिरयानी का और जर्दा। हम यह बिजनेस डिस्कस करने आ रहे हैं, वलीमा खानी नहीं। तो क्या घास पुवे खिलाए मेहमानों को? अभी खुराक से दिमाग चलता है ना। जी हाँ, बहस करने के मूड में थी। और वो ज्यादा खाने से दिमाग सो जाता है, जो आपका शायद हमेशा हमेशा सोया रहता है। आर्यन ने तंज किया। सैंडविचेस और कॉफी बस अब इसे तब्दील करें। जिया ने गुस्से से फाइल अपनी तरफ खींची। आपको बस नुक्ताचीनी करनी होती है, मैंने इतनी मेहनत की थी। इसी खींचातानी में जिया का हाथ मेज पर रखे कॉफी के बड़े हुए मग पर टकराया। सब कुछ पलट चिपकते हवा, मग लुढ़का और गर्म कॉफी सीधी आर्यन की सफेद शर्ट और मेज पर फैले कागजात की तरफ पड़ी। ओ नो! जिया चीखी। आर्यन बिजली की सी तेजी से अपनी जगह से उठा, लेकिन कॉफी अपना काम कर चुकी थी। उसकी बेदाग कमीज पर पूरा धब्बा फैल गया था। मिस जिया? आर्यन ने घबराहट के साथ उसे देखा। सॉरी सर, मैं साफ करती हूँ। जिया घबराहट में कुछ ज्यादा ही बौखला गई। उसने मेज से टिश्यू पेपर का डिब्बा उठाया और बिना कुछ सोचे समझे आर्यन के करीब जा पहुंची। वो तेजी से टिश्यू निकालकर आर्यन की कमीज को सीने के मुकाम को रगड़ने लगी। रुके, क्या कर रहे हैं आप? आर्यन ने उसे रोकने की कोशिश की। सर, दाग पक्का हो जाएगा, साफ करने दे मुझे। जिया अपनी धुन में थी। उसे एहसास ही न हुआ कि वो आर्यन के कितना करीब खड़ी है। अचानक आर्यन ने जिया का हाथ पकड़ लिया। जिया का हाथ उसके सीने पर थम गया। उसे चौंक कर ऊपर देखा। कमरे में अचानक गहरा सन्नाटा छा गया। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। जिया की आंखें आर्यन की गहरी सी आंखों में उलझ गई। आर्यन को पहली बार एहसास हुआ कि जिया की मासूमियत, बड़ी आंखों में शरारत के पीछे एक अजीब सी मासूमियत भी है। कॉफी की महक के साथ साथ एक धीमी सी खुशबू जिया से आ रही थी, जो आर्यन के हवास पर छाने लगी। जिया के दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई थी। आर्यन की गिरफ्त उसकी कलाई पर मजबूत थी, लेकिन तकलीफदा नहीं थी। वक्त जैसे वहीं थम गया। जिया को आर्यन के दिल की धड़कन अपने हाथ के नीचे महसूस हो रही थी। ये शायद को उसका अपना दिल था,
एक लम्हा, 2 लम्हे, फिर अचानक बाहर कॉरिडोर से गुजरते तालबुलमों के शोर ने उस शहर को तोड़ दिया। आर्यन ने झटके से जिया का हाथ छोड़ा और फौरन पीछे हटा। उसे खनकार कर अपना गला साफ किया और इधर-उधर देखने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जिया भी शर्मिंदा सी हो गई और 2 कदम पीछे हट गई। उसके गालों पर लाली उमड़ आई। आप अब वाकई एक चलती फिरती आफत है। आर्यन ने अपनी कमीज झाड़ते हुए कहा, लेकिन इस बार उसकी आवाज में पहले जैसी सख्ती नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी लड़खड़ाहट थी। आपने मेरा हुलिया बिगाड़ दिया। जिया ने मुश्किल अपने हवास बहाल किए। उसे खुद को संभाला और पुराने अंदाज में वापस आई। सर, गलती आपकी है। आपने मग गलत जगह रखा था, और वैसे भी ये शर्ट आप पर सूट नहीं कर रही थी। आप डिजाइन अब डिजाइन बन गया तो ज्यादा अच्छी लग रही है। आर्यन ने उसे घूरा। निकल जाए मेरे ऑफिस से फौरन, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि यूनिवर्सिटी में कत्ल करना मना है। जा रही हूँ। वैसे भी यहाँ कॉफी की बहुत बू हो गई है। जिया ने अपनी फाइलें समेटी। वो दरवाजे तक पहुंची, फिर रुकी और मुड़कर मुस्कुराई। और सर, कल के मेन्यू में कॉफी कैंसिल कर देते हैं। कि मेहमानों पर गिर गई तो बिजनेस डील कैंसिल ना हो जाए। अल्लाह हाफिज। इससे पहले कि आर्यन कोई चीज उठाकर उसे मारता, जिया भाग खड़ी हुई। आर्यन दरवाजे को घूरता रह गया। वो गुस्से में था। उसकी शर्ट खराब हो चुकी थी, फाइल गीली थी, लेकिन ना जाने क्यों उसके लबों पर एक मुस्कुराहट रिंग गई। पागल लड़की। उसने सर झटका और टिश्यू से कमीज साफ करने लगा। उसे हैंडल करना वाकई आसान नहीं था। बाहर कॉरिडोर में जिया दीवार से टेक लगाकर खड़ी थी। उसके दिल अभी तक तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने हाथ को देखा, जैसे कुछ देर पहले आर्यन ने थामा था। ये मुझे क्या हो गया था? उसने खुद को मलामत की। नहीं जिया, वो हिटलर है, फोकस करो फोकस। लेकिन वो नहीं जानती थी कि अब फोकस करना मुश्किल होने वाला था, क्योंकि कहानी अब सिर्फ नोक झोंक तक महदूद नहीं रही थी, जज्बात ने दस्तक दे दी थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी में गहरा सकूतदारी था। खिड़कियों की शीशों पर बारिश की बूंदें मुसलसल टकरा रही थी। लाइब्रेरी के सबसे आखिरी कोने में किताब के रेक के पीछे छुपी जिया सिकंदर एक मोटी सी किताब मुंह पर रख के सो रही थी। अगर खराटे लेने हैं तो गिर जाए, ये लाइब्रेरी है। एक जानी पहचानी और करख्त आवाज ने जिया के ख्वाबों का सिलसिला मुनक़ता कर दिया। उसने हड़बड़ाकर किताब चेहरे से हटाई। सामने प्रोफेसर आर्यन शाह खड़े थे। उनकी कोट पर बारिश की चंद बूंदें चमक रही थी और हाथों में कुछ फाइल्स थी। सर आप? जिया ने अपनी आंखें मिली। मैं सो नहीं रही थी, मैं तो बस किताब के अल्फाज पर गौर कर रही थी। आंखें बंद करके तसव्वुर कर रही थी। आ गए? आर्यन ने किताब पर नजर डाली जो जिया ने उल्टी पकड़ी हुई थी। उल्टी किताब पढ़ के तसव्वुर करना वाकई में एक मुनफरिद फन है। आपकी सलाहतों का तो कोई जवाब ही नहीं है। जिया ने जल्दी से किताब सीधी की। ओ वो, ये अभी की किताब तो नहीं? उल्टी सीधी एक जैसी लगती है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है मिस जिया। आर्यन ने उसे घूरा और साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कि आप मेरा पीछा तो नहीं कर रहे? जिया ने मशकूक नजरों से उसे पूछा। खुशफहमी का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं है, आर्यन ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। बाहर तूफान बारिश है। मुझे कुछ रेफरेंस बुक चाहिए थी, और बदकिस्मती से आपने यही कोना चुना जहाँ मेरी मतलूबा किताब है। जिया कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक जोरदार कड़क बिजली के साथ गड़क बिजली चमकी और लाइब्रेरी की तमाम लाइट्स बंद हो गई। गुप अंधेरा छा गया। या अल्लाह! जिया चीख कर अपनी सीट से उछली और खौफ के मारे सामने बैठे शख्स का बाजू जोर से पकड़ लिया। सर, ये क्या हुआ है? मुझे अंधेरे से डर लगता है। सुकून करे, सिर्फ लाइट की है, क़यामत नहीं आई। आर्यन की आवाज़ अंधेरे में भी पुरसुकून थी, लेकिन उसने अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश नहीं की। जनरेटर अभी ऑन हो जाएगा। अगर ना हुआ तो? अगर यहाँ कोई भूत हुआ तो? सुना है पुरानी लाइब्रेरियों में जिन्नात पढ़ने आते हैं। जिया की आवाज़ कांप रही थी और उसकी गिरफ्त आर्यन के बाजू पर सख्त होती जा रही थी। आर्या को अंधेरे में हंसी आ गई। ये लड़की जो सारा दिन शेरनी बनी फिरती थी, अंधेरे में भीगी बिल्ली बन गई थी। अगर जिन्नात पढ़ने आते तो उन्हें आपसे डरना चाहिए, उल्टा नहीं। आर्यन ने अपना फोन निकाला और टॉर्च ऑन की। रोशनी की लकीर सीधी जिया के चेहरे पर पड़ी। वो खौफजदा सी आंखें मीच कर आर्यन के बाजू से चिमटी हुई थी। टॉर्च की मदद रोशनी ने उन दोनों को एक छोटे से रोशन दायरे में कैद कर दिया था। आर्यन की नज़र जिया की मासूम और डरे हुए चेहरे पर ठहर गई। उस समय उसे प्रोफेसर और स्टूडेंट के रिश्ते से हटकर कुछ और लगी। वो खामोशी से उसे दिखता रहा। जिया ने आहिस्ता से आंखें खोली। आर्यन का चेहरा उसके चेहरे के बहुत करीब था। टॉर्च की रोशनी में आर्यन की आंखें चमक रही थी। बारिश का शोर अब मध्यम बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा लग रहा था। आप ठीक है? आर्यन ने धीमी आवाज में पूछा। उसके लहजे में सख्ती गायब थी। ही जिया ने मुश्किल सर हिलाया, लेकिन बांसु नहीं छोड़ा।
आप यहीं रहेंगे ना? मुझे अकेला नहीं छोड़िएगा प्लीज़। कहीं नहीं जा रहा। आर्यन ने गैर इरादी तौर पर अपना दूसरा हाथ जिया के हाथ पर रख दिया, जिसके बाजू पर था। जब तक लाइट नहीं आती मैं यहीं। कुछ समय वो दोनों खामोश रहे, बस सांसों की आवाज़ और बारिश का शोर था। फिजा में अजीब सी कशिश थी। अचानक लाइब्रेरी की ट्यूबलाइट्स जल उठी। रोशनी का सैलाब आया, वो जादुई लम्हा टूट गया। जिया ने झटके से हाथ छोड़ा और फ़ौरन फासले पर हो गई। आर्या ने भी खनकार कर गला साफ किया, फ़ोन जेब में रख लिया। खैर, आर्या ने टाई दुरुस्त की, लाइट आ गई है और बारिश भी रुक गई है। जिया ने शर्मिंदगी छुपाने के लिए इधर उधर देखा। हाँ, वो मैं जा रही थी, मुझे देर हो रही है। वो तेजी से अपना बैग उठाकर जाने लगी। मिस जिया, आर्यन ने उसे पुकारा। जिया रुकी। दिल की धड़कन तेज थी। जी सर। बाहर कीचड़ है, अगर गिर गई तो फिर अस्पताल ले जाना पड़ेगा। मेरा ड्राइवर गाड़ी लेकर आया है, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। आर्यन ने संजीदगी से कहा, लेकिन आंखों में शरारत थी। वैसे भी आप जैसे डरपोक लोगों को अकेले नहीं जाना चाहिए। मैं डरपोक नहीं हूँ, जिया ने फौरन पलट कर जवाब दिया। वो तो बस अचानक अंधेरा हुआ तो। जी जी समझ गया, चले आप बहस मत करें। आर्यन चल पड़ा। जिया ने मुंह बनाया और उसके पीछे चल दी। जब वो सीढ़ियां उतर रहे थे तो जिया ने आहिस्ता से कहा, सर वैसे आपने सच कहा था। किस बारे में? आर्यन ने मुड़कर देखा। जिन्नात वाली बात। अगर कोई जिन आ भी गया तो आपको देखकर भाग जाएगा, सोचेगा ये तो मुझसे भी बड़ा है। आर्यन हंस पड़ा, उसे सर हिलाया। गाड़ी में बैठने से पहले दुआ मांग ले कि मैं आपको रास्ते में ही ना उतार दूं। जिया भी मुस्कुरा दी। गाड़ी की तरफ बढ़ते दोनों के दरमियान फासला कम हो चुका था। अब वो सिर्फ उस्ताद और शागिर्द नहीं थे, बल्कि एक अनकही दोस्ती की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन जिया को नहीं मालूम था कि ये लिफ्ट उसे किस मुश्किल में डाल देगी, क्योंकि गाड़ी में एक और शख्स उसका इंतजार कर रहा था। गाड़ी में अजीब सी खामोशी थी। बाहर की दुनिया बारिश से धुली थी, लेकिन गाड़ी के अंदर का माहौल किसी सर्द खाने से कम नहीं था। आर्यन ड्राइविंग पर तवज्जो मरकूज किए हुए था, जबकि जिया बार बार कनखियों से उसे देख रही थी। सर, जिया ने से आखिरकार रहा ना गया कि आपकी गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम सिर्फ सजावट के लिए ही ये चलता भी है। आर्यन ने उसे सरसरी नजर देखी। एक गाड़ी है जिसको क्लब नहीं है, और मुझे ड्राइविंग के दौरान शोर पसंद नहीं है। शोर? सर इसे म्यूजिक कहते हैं। आपकी जिंदगी इतनी बोरिंग क्यों है? मतलब कभी तो आपके चेहरे पर ये 12 बजने वाले तासुरात बदलने चाहिए ना। जिया ने आहिस्ता से कहा, लेकिन आर्यन ने सुन लिया। अगर आप मजीद बोली तो मैं आपको यहीं सड़क किनारे उतार दूंगा। आर्यन ने धमकी दी। अच्छा अच्छा, चुप हो गई। हिटलर। जिया ने मुंह बसोरा और खिड़की से बाहर देखने लगी। अचानक आर्यन ने गाड़ी एक शॉपिंग मॉल की तरफ मोड़ दी। सर ये मेरा घर नहीं है। जिया सीधी होकर बैठी। आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? देखिए सर, अगर आपको मुझसे बदला लेना है तो असाइनमेंट दे दे कि डैप मत करे। मेरे घर वाले गरीब है, तवान नहीं दे सकेंगे। आर्यन ने गाड़ी पार्किंग में रोकी और गहरी सांस ली। खुदा का खौफ करे मिस जिया, मैं अपनी वालदा को पिक करने आया हूँ। वो शॉपिंग के लिए आई थी और ड्राइवर छुट्टी पर है। वो बिजली वाली सीट पर बैठेंगी, आप खामोशी से बैठे रहे, समझी? ओह अम्मी जी। जिया ने फौरन दुपट्टा दुरुस्त किया। आपने पहले क्यों नहीं बताया? हाय अल्लाह, मैं कैसी लग रही हूँ? बाल तो नहीं बिखरे हुए? आपका रिश्ता तय करने नहीं कोई लाया नहीं, बस खामोश रहिएगा। आर्यन ने सख्त लहजे में तनबिया की थी कि पिछला दरवाजा खुला और एक खुश शक्ल और बावकार खतून, जिनके चेहरे पर शफकत थी, गाड़ी में बैठी। ये आर्यन की वालदा बेगम सलमा थी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, बहुत इंतजार करवाया तुमने। सलमा बेगम ने बैठते हुए कहा। फिर उनकी नजर फ्रंट सीट पर बैठी जिया पर पड़ी। वो चौंकी। अरे ये प्यारी सी गुड़िया कौन है? जिया ने फौरन मुड़कर मुस्कुराहट के साथ सलाम किया। वालेकुम सलाम आंटी, मैं जिया सिकंदर हूँ, सर की स्टूडेंट और आरजी पीए। पीए? सलमा बेगम ने हैरत से आर्यन को देखा। आर्यन, तुमने कब से असिस्टेंट रखना शुरू कर दिया? और वो भी इतनी प्यारी बच्ची। माँ ये सिर्फ यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, बारिश की वजह से मैंने इसे लिफ्ट दी थी। आर्यन ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। और ये प्यारी सी बच्ची कम और सर का दर्द ज्यादा है। जिया ने आर्यन को घूरा, फिर फौरन सलमा बेगम की तरफ देखकर मासूमियत तारी कर ली। देखिए ना आंटी, सिर्फ सारा दिन मुझे डांटते रहते हैं, मैं तो बस मदद कर रही थी। उन्होंने मेरी कॉफी से शर्ट खराब कर दी और इल्जाम मुझ पर लगा दिया। क्या? आर्यन ने ब्रेक लगाई। इल्जाम? आपने कॉफी गिराई थी, हाँ तो कप आपने गलत जगह रखा था ना। जिया ने वरिष्ठता जवाब दिया। सलमा बेगम उन दोनों की तकरार सुनकर मुस्कुराने लगी। उन्हें अपनी संजीदा और हर वक्त काम में मगन रहने वाले बच्चे को किसी लड़की के साथ यूं बहस करते देख खुशगवार हैरत हो रही थी। बस बस आर्यन, सलमा बेगम ने मुदाखलत की। लड़कियों से ऐसे बात नहीं करते।
और बेटा जिया, तुम फिक्र ना करो, घर चलो, पैसे ठीक करती हूँ। नहीं नहीं आंटी, मुझे घर ड्रॉप कर दे, वरना मेरे अब्बू पुलिस लेकर आ जाएंगे। जिया हंस पड़ी। रास्ते पर जिया और सलमा बेगम की बातें खत्म ना हुई। जिया ने अपनी यूनिवर्सिटी के किस्से, आर्यान की सख्तियाँ और मौसम की बातें इतनी रवानी से की कि गाड़ी का माहौल मुकम्मल बदल गया। आर्यन खामोशी से ड्राइव करता रहा, लेकिन रियर व्यू मिरर से कभी कभी जिया को भी देख लेता, जो हाथों के इशारे से बातें कर रही थी। आखिरकार जिया का घर आ गया। अल्लाह हाफिज आंटी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे अपनी अम्मी से मिल रही हो। जिया ने जज्बाती अंदाज में कहा। जीती रहो बेटा, कभी घर आना। सलमा बेगम ने शफकत से उसके सर पर हाथ रखा। जिया गाड़ी से उतरी और गेट के अंदर चली गई। आर्या ने गाड़ी आगे बढ़ाई तो सलमा बेगम ने उसे मायने खेज नजर से देखा। क्या हुआ माँ? आर्यन ने पूछा। लड़की बहुत अच्छी है। सलमा बेगम ने मुस्कुराकर कहा, जिंदा दिल, बातूनी और साफ दिल, बिल्कुल तुम्हारे बरअक्स। वाह प्लीज, वो मेरी स्टूडेंट है। आर्यन ने मौजू बदलने की कोशिश की। स्टूडेंट है, मगर तुम्हारे चेहरे पर जो मुस्कुराहट मैंने आज देखी है ना, वो पिछले 5 साल से मैंने नहीं देखी। सलमा बेगम ने संजीदगी से कहा। मुझे लगता है कि मेरा बहू तलाश करने का सफर खत्म होने वाला है। आर्यन ने चौंक कर माँ को देखा। माँ, अब ऐसी कोई बात नहीं है, अभी नहीं है तो हो जाएगी। सलमा बेगम ने इत्मीनान से सीट की टेक से सट लगा लिया। माँ की आंखें वो दिख रही थी जो तुम खुद नहीं दिख पाते। वो लड़की तुम्हारे इस खाली और बेरंग दिल को बढ़ सकती है। आर्यन खामोश रहा। उसके कानों में जिया की हंसी और वो जुमला गूंज रहा था जो अब उम्र भर कैद हो गई थी। वो नहीं जानता था कि अगला दिन यूनिवर्सिटी में एक बड़ा तूफान लाने वाला है, क्योंकि जिया के घर वालों ने उसे आर्यन की गाड़ी से उतरते देख लिया था। जिया जैसे ही गेट से अंदर दाखिल हुई, सामने बरामदे में उसका बड़ा भाई सात बाजू बांधे खड़ा था। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। खैरियत? ऐसे क्यों खड़े हो जैसे बॉर्डर पर पहरा दे रहे हो? जिया ने मुस्कुराने की कोशिश की, हालांकि दिल धक धक कर रहा था। वो गाड़ी किसकी थी? साद ने स्पार्ट लहजे में कहा। और वो लड़का कौन था जो ड्राइव कर रहा था? भाई, वो मेरे प्रोफेसर थे, सर आर्यन। जिया ने जल्दी से सफाई दी। बारिश बहुत तेज थी, उन्होंने लिफ्ट ऑफर की तो प्रोफेसर। साद ने तंजिया हंसी हंसी। इतनी महंगी गाड़ी और इतना जवान प्रोफेसर। जिया, हम शरीफ लोग हैं, मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? आइंदा अगर तुम इस गाड़ी में नजर आई तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। जिया की आंखों में आंसू आ गए। भाई, आप शक कर रहे हैं? साथ में उसकी वालदा भी थी। बस जाओ अंदर। साद ने उसकी बात काटी। जिया रोती हुई अपने घर में भाग गई। अगला दिन जिया के लिए बहुत भारी था। उसने यूनिवर्सिटी से छुट्टी कर ली। घर का माहौल बहुत तनाव वाला था। शाम के वक्त अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। साद ने खोला तो बाहर एक शानदार गाड़ी खड़ी थी, और इसमें से वही खातून सलमा बेगम उतरी, जिन्हें उसने कल झलक पर देखा था। उनके साथ आर्यन भी था, जो इंतहाई संजीदा लेकिन पुरवकार लग रहा था। ड्राइंग रूम में जिया के वालिदैन, साथ और मेहमान बैठे थे। जिया किचन में कान लगाकर सब सुन रही थी। देखे भाई साहब, सलमा बेगम ने इंतहाई शाइस्तगी से बात शुरू की। कल मेरे बेटे ने आपकी बेटी को घर ड्रॉप किया था। शायद आप लोगों को बुरा लगा हो। मैं इसी गलत फहमी को दूर करने आई हूँ। आर्यन इसका टीचर है और कल मैं भी गाड़ी में मौजूद थी। जिया के वालिद सिकंदर साहब भी शर्मिंदगी से सर झुका लिया। नहीं बहन जी, हमें अपनी बच्ची पर पूरा भरोसा है, बस जमाना खराब है। मैं समझती हूँ। सलमा बेगम ने मुस्कुराकर आर्यन की तरफ देखा, जो खामोशी से कलीन के डिजाइन का जायजा ले रहा था। दरअसल आपकी बेटी मुझे पहली नजर में ही भा गई थी। इतनी सुलझी हुई, बाअदब और जिंदा दिल बची है। मैं बातें घुमा फिरा कर नहीं करूंगी। मैं अपने बेटे आर्यन के लिए जिया का हाथ मांगने आई हूँ। किचन में खड़ी जिया के हाथ से चम्मच गिर गया। नहीं। ड्राइंग रूम में भी सुनाटा छा गया। साथ और सिकंदर साहिब हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। मगर आर्यन साहब तो प्रोफेसर है और जिया नलायक, मेरा मतलब स्टूडेंट है। साथ हकलाया। तो क्या हुआ? शादी के बाद पढ़ा देंगे। क्यों आर्यन? सलमा बेगम ने बेटे से पूछा। आर्यन ने मुश्किल मुस्कुराहट दबाई। जी माँ, पढ़ा दूंगा, बहुत सख्त मेहनत करवाऊंगा। उसके लहजे में छुपी हुई धमकी थी, सिर्फ जिया ही समझ सकती थी। सिकंदर साहब ने मुस्कुराकर हामी भर ली। अगर बच्ची राजी है तो हमें कोई इतराज नहीं। जिया बेटा, चाय ले आओ। वालिदा ने आवाज दी। जिया के पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। वो कांपते हाथों से ट्रे उठाकर ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। उसने शलवार कमीज पहन रखी थी और दुपट्टा अच्छे से ओढ़ा हुआ था। नजरें झुकी हुई थी, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि दो तेज आंखें उसका एक्सरे कर रही है। वो सबको जायजा देने के बाद आर्यन के सामने पहुंची। कप प्लेट में ऐसे बज रहा था जैसे जलजला आया हो। कड़ कड़ कड़।
आर्यन ने कप उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और जिया के झुके हुए चेहरे को देखकर सरगोशी की। मिस जिया, अगर ये गर्म चाय मेरे कपड़ों पर गिरी तो असाइनमेंट डबल हो जाएगी। जिया ने झटके से सर उठाया। आर्यन की आंखों में वही पुरानी शरारत थी। और हाँ, आर्यन ने चाय का घूंट भरा और सबकी नजरों से बचाकर धीमी आवाज में कहा, अब बचकर कहाँ जाएगी आप? अब तो रोजाना हाजिरी लगेगी। जिया का चेहरा सुर्ख हो गया। वो जल्दी से ट्राली लिए भाग गई। बरू ने वहीं बैठकर फैसला कर लिया, क्योंकि आर्यन के सेमेस्टर ब्रेक चल रहे थे और जिया के फाइनल्स में अभी 2 हफ्ते थे। इसलिए फैसला हो कि निकाह इसी हफ्ते सादगी से कर दिया जाएगा। और उसी फाइनल्स के बाद बारात को जिया अपने कमरे में बैठी थी कि उसका फोन बज उठा। एक अनजान नंबर था। हेलो, कल सुबह 8 बजे, अगर 1 मिनट भी लेट हुई तो शादी कैंसिल समझे। दूसरी तरफ वही रोबदार आवाज थी। जिया के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। सर, शादी कैंसिल हुई तो आपकी अम्मी आपकी क्लास ले ली। जुबान बहुत चलने लगी है। निकाह के बाद इसका हिसाब लूंगा। आर्यन ने फोन बंद कर दिया। सिया ने फोन सीने से लगा लिया। वो जिसे हिटलर समझती थी उसकी जिंदगी का हीरो बनने वाला था। वो नहीं जानती थी कि निकाह वाले दिन आर्यन ने उसे क्या सरप्राइज देने वाला था, लेकिन उसे यकीन था कि वो लम्हा यादगार होगा। शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी थी, लेकिन निकाह से ठीक एक रात पहले जब सब मेहंदी की तकरीबात में मसरूफ थे, आर्यन शाह वहां मौजूद नहीं था। सबको बताया गया कि वो किसी जरूरी काम से शहर से बाहर गया है, मगर हकीकत कुछ और थी। रात के 3 बज रहे थे। यूनिवर्सिटी के वीरान और पुरानी ओल्ड कैंपस के तहखाने के बाहर पुलिस की खामोश गाड़ियों का घेराव था। आर्यन अपनी शेरवानी की नॉब देकर सीधा वहां पहुंचा। उस वक्त वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने, हाथ में पिस्टल थामे अपनी टीम को लीड कर रहा था। सर, टारगेट अंदर मौजूद है, वायरलेस पर इत्तला मिली। आर्यन ने सर हिलाया। दरवाजे को ठोकर मारकर खोला। पुलिस अपनी जगह पर रुक जाए। अंदर मौजूद ड्रग्स माफिया के करांदे, जो कि यूनिवर्सिटी सप्लाई के लिए पैकेट्स तैयार कर रहे थे, हक्का बक्का रह गया। उनमें यूनिवर्सिटी का हेड क्लर्क भी शामिल था, जिस नेटवर्क का सरगना था। इससे पहले कि वो भागते, आर्यन ने हवा में फायर किया। गोली की गूंज ने तहखाने में मौत का सा सुनाटा तारी कर दिया। तुम्हारा खेल खत्म, मुस्रजादी। आर्यन ने हेड क्लर्क को गिरबान से पकड़कर उसे दीवार से लगाया। यूनिवर्सिटी के बच्चों की रगों में जहर घोलने का इंजाम बहुत बुरा होता है। एसपी आर्यन शाह जिसके पीछे पड़ जाए तो उसे पताल से भी ढूंढ निकालता है। मुजरिमों को हथकड़ियां लगाएगी। आर्यन ने इत्मीनान का सांस लिया। महीनों की मेहनत रंग लाई। यूनिवर्सिटी अब उस गंदगी से पाक थी। उसने कलाई पर बंदी घड़ी देखी। सुबह के 4 बज रहे थे। चंद घंटों बाद उसका निकाह था। इंस्पेक्टर, इन्हें थाने ले जाए और एफआईआर काटे। मेरी तरफ से केस क्लोज्ड। आर्यन ने अपनी गन होल्स्टर में वापस रखी। मुझे अब जाना होगा। आज जिंदगी का एक अहम और मार्का सरगना है। सर, कौन सा मार्का? इंस्पेक्टर ने हैरत से पूछा। आर्यन के लबों पर थकी हुई मगर पुरसुकून मुस्कुराहट थी। शादी है मेरी सुबह, और दुल्हन वो है जिसे संभालना इन मुजरिमों को संभालने से ज्यादा मुश्किल है। वो जीप में बैठकर रवाना हो गया, एक मुश्किल मिशन मुकम्मल करके दूसरे खूबसूरत सफर की तरफ शुरुआत करने के लिए। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब जिया को हमेशा के लिए आर्यन की कैद में जाना था। शादी हाल रोशनियों और रंगों से नहाया हुआ था और फिजा में ताज़ा गुलाब और मोती के फूलों की भीनी भीनी खुशबू रची थी। मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी था और हर चेहरे पर खुशी की चमक नुमाया थी। मगर दुल्हन के मखसूस कमरे में बैठी जिया की हालत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो सुर्ख रंग की इंतहाई खूबसूरत अरूसी जोड़े में मलबूस थी, जिस पर सुनहरी रंग का नफीस और भारी काम किया गया था। उसके हाथों में लगी मेहंदी का रंग गहरा शौक था और ज्वेलरी की चमक उसके हुस्न को चार चांद लगा रही थी। लेकिन उसका दिल किसी खुश पत्ते की तरह कांप रहा था। उसकी करीबी सहेलियां और कजन उसकी गिर्द जमा थी, उसे तैयार करने के साथ साथ छेड़ने में भी मसरूफ थी। वहां ने जिया के बालों की लट दुरुस्त करते शरारत से किया। जिया, तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे शादी की स्टेज पर नहीं, बल्कि सर आर्यन के ऑफिस में अपनी असाइनमेंट जमा करवाने जा रही हो। हालांकि अब तो वो तुम्हें डांट भी नहीं सकेंगे। जिया ने आईने में अपने अक्स को देखा, जहां उसकी आंखों में खौफ और उम्मीद के साथ साथ लहराते नजर आ रहे थे। उसे धीमी आवाज में कहा, तुम्हें क्या मालूम वहां कि मेरा दिल कितनी जोर से धड़क रहा है। वो यूनिवर्सिटी के सबसे सख्त मिजाज प्रोफेसर है और मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि मेरी उनसे शादी हो रही है। और अगर मैंने वहां स्टेज पर कुछ गलत कह दिया या मुझसे चलते हुए पाँव भी उलझ गया तो सबके सामने मुझे लेक्चर देना शुरू कर देंगे। कमरे में मौजूद तमाम लड़कियां उसकी इस मासूमाना बात पर हंस पड़े।
सबा ने हंसते हुए कहा, अरे पागल लड़की, अब वो तुम्हारे टीचर नहीं बल्कि शौहर बन गए। शौहर अपनी बीवियों को लेक्चर नहीं देते बल्कि उनके नखरे उठाते हैं। इसी असना में बाहर से डोल की थाप और शहनाइयों की आवाज गूंजी, जिसका मतलब था कि बारात आ चुकी थी। जिया का दिल एक लम्हे को थमसा गया। उसकी वालदा कमरे में दाखिल हुई और अपतीता नजरों से साथ आकर बैठकर जिया का माथा चूमा और ढेरों दुआएं दी। कुछ ही देर बाद निकाह का पूर्वाकार मरहला शुरू हुआ। हॉल में मुकम्मल खामोशी छा गई। जब निकाह ख्वाह ने जिया से इजाजत तलब की तो उसने उस वक्त हाल में सुई गिरने की सी आवाज सुनी जा सकती थी। जिया ने अपने लड़ते लबों को मुश्किल हरकत दी और धीमी और पुख्ता आवाज में कबूल है कहा। मुझे इस इकरार के साथ ही वो जिया सिकंदर से मिसेस आर्यन बन गई थी। मुबारक बातों का शोर बुलंद हुआ और जिया को गले लगा लिया गया। रक्सती के बाद जब उसे हॉल में लाया गया तो उसकी नजरें झुकी हुई थी। वो अपनी सहेलियों के हिसार में आहिस्ता आहिस्ता स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। सामने सोफे पर आर्यन बैठा हुआ था। आज वो अपनी रवायती सख्त तबीयत के बरअक्स बेहद पुरसुकून और वजीह लग रहा था। क्रीम रंग की शेरवानी और सर पर सजी कुल्ला ने उसकी शख्सियत को और शाहाना और वक्कार बख्शा था। जब आर्यन की नजर सुर्ख जोड़े में मलबूस चेयर पर पड़ी तो वो पलक झपकना भूल गया। क्लास में हमेशा शरारतें करने वाली वो लड़की आज उसे दुनिया की सबसे हसीन लड़की लग रही थी। जिया धड़कते दिल के साथ आर्यन के पहलू में बैठ गई। स्टेज पर मेहमानों का रश लग गया। हर कोई नए जोड़े को देखने और तस्वीरें बनाने के लिए बेचैन था। फोटोग्राफर्स मुसलसल कैमरों के फ्लैश चमका रहे थे। इसी दौरान दूध पिलाई की रस्म के साथ जिया की सहेलियां और बहनें दूध का गिलास लेकर आ गई। वहां ने शरारती अंदाज में गिलास आर्यन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, सर ये दूध बीजिए में पीजिए, मगर याद रखे कि इस गिलास की कीमत बहुत भारी है। हमें उस्ताद के लिहाज का कोई पास नहीं है। हम पूरे पैसे वसूल करेंगे। आर्यन ने एक दिलकश मुस्कुराहट के साथ उनकी तरफ देखा और अपनी जेब से भरा हुआ पर्स निकालकर महम के हाथ में थमा दिया। उसे बावकार अंदाज में कहा, मैं जानता हूँ जिया की टीम भी इसी तरह की जिद्दी होगी, इसलिए मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। ये रखो अपना नेक और खबरदार अगर मेरी बेगम को मेरे खिलाफ कोई उल्टी सीधी पट्टी पड़ाई तो। आर्यन के इस जुमले पर सब खिलखिलाकर हंस पड़े। जिया ने हैरत से आर्यन की तरफ देखा जो आज बिल्कुल मुख्तलिफ मूड में था। उसकी आंखों में सख्ती थी मगर जगह अब नरमी और अपनाई थी। आहिस्ता आहिस्ता मेहमानों का रश कम होने लगा और स्टेज पर सिर्फ घर के खास अफराद रह गए। फोटोग्राफर ने आखिरी चंद बेहतरीन शॉट्स लेने के लिए मुख्तलिफ पोज बनाने का कहा। एक तस्वीर के लिए फोटोग्राफर ने कहा, सर आप प्लीज बाबी के थोड़ा करीब हो जाए और इनकी आंखों में देखें। आर्यन ने जिया की तरफ देखकर कहा। जिया ने घबरा कर नजरें उठाई तो उसका सामना आर्यन की गहरी और शफाफ आंखों से हुआ। उन आंखों में इतनी कशिश थी कि जिया अपनी सारी घबराहट भूल गई। आर्यन ने अपना चेहरा जिया के कान के करीब किया ताकि कैमरे की आंख एक बेहतरीन रोमानवी लम्हा महफूज कर सके। जिया का सांस रुकने लगा। उसे लगा शायद आज आर्यन कोई रोमानवी बात करेगा या उसकी खूबसूरती की तारीफ करेगा। आर्यन ने उसकी कान में सरगोशी करते इंतहाई संजीदा मगर शरारती लहजे में कहा, जिया बीबी आज तो तुम बहुत खुश नजर आ रही हो और सोच रही होगी कि असाइनमेंट से जान छूट गई, लेकिन ये बात भूलना मत कि टीचर मैं हूं, अब भी। जिया ने चौंक कर उसे देखा। आर्यन ने मुस्कुराते अपनी बात मुकम्मल की और कहा, सुन लो, अब अगर क्लास में लेट हुई तो सीधा जेल जाओगी। ये सुनकर जिया के चेहरे के रंगों की कहकशां बिखर गई। उसे आर्यन का ये अंदाज बहुत प्यारा लगा। उसे अपनी सारी झिझक खत्म करते हुए आर्यन की आंखों में आंखें डाली जहां सिर्फ मोहब्बत का समंदर मौजूद था। जिया ने मुस्कुराते उसे अंदाज में सरकोशी की और जवाब दिया, जेल नहीं सर, अब तो उम्र कैद होगी, वो भी आपके दिल में।